आज की क्लास में फिर से स्वागत है आपका। आज है हमारा डे 3 और डे 3 में हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सी एक्स बॉन्ड का मतलब है हमारा कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड। ठीक है, देखो कैसे कैसे करना इसमें है। तो सबसे पहले देखिए कि कार्बन और हेलोजन जो है हमारा, यह एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें एक्स का ई एन, जो ई एन है, ई एन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन कार्बन। और पता है आपको, कोई तरह का बॉन्ड, इस तरह परीक्षा का पूछा हुआ सवाल भी है, बॉन्ड जो होते हैं वो दो तरह का होता है। एक होता है नॉन पोलर और एक होता है आपका पोलर। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं नॉन पोलर, जो दो सेम सेम एटम के बीच में बना होता है। और ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं पोलर, जो दो अलग अलग एटम के बीच में बना होता है और वो दोनों बॉन्ड शेडिंग से बने हुए हो, मीन्स वो कोवैलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड कोवैलेंट होगा, दो सेम एटम के बीच में होगा, उसे कहेंगे नॉन पोलर। दो एटम के बीच में बॉन्ड होगा, शेडिंग से बना होगा, अलग अलग एटम होंगे तो उसे कहेंगे हम पोलर। अब जो नॉन पोलर बॉन्ड है हमारा, उस पर कोई तरह का चार्ज नहीं होता है, इस पर एक तरह का चार्ज होता है। और वो चार्ज होता है, मान लो कि यहाँ डेल्टा माइनस है तो यहाँ डेल्टा प्लस है। तो जहाँ पर डेल्टा प्लस माइनस की बात है वो हमारा हो जाएगा पोलर। जहाँ कोई तरह का चार्ज नहीं हो वहाँ कहेंगे उसको हम नॉन पोलर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहानी है, यहाँ पर कहानी यही है कि कार्बन और एक्स में जो एक्स का ई एन है, पता होना चाहिए कि जो ग्रुप 17 है, G17, उसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सभी का जो ई एन है पूरे आवर्त सारणी में ज़्यादा होता है। और फ्लोरीन को जाने तो फ्लोरीन तो हमारा बॉस है, पूरे ग्रुप 7 मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट ईएन एटम का इसको अवार्ड मिला हुआ है फ्लोरीन को। तो फ्लोरीन जैसे एटम यदि कार्बन के बगल में रहेंगे तो जाहिर सी बात है एक्स पर हमारा आएगा डेल्टा माइनस और यहाँ आएगा डेल्टा प्लस। अब किसी बच्चे के मन में सवाल हो कि सर माइनस प्लस कहाँ से आता है, तो माइनस प्लस जो होता है बाबू, वो आता है हमारा कि यदि इसका ईएन ज़्यादा है तो इस बॉन्ड में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है इसको वो खींच लेंगे अपनी तरफ। अब इलेक्ट्रॉन पर तो होता है माइनस चार्ज, और किसी एटम के प्रति यदि माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मीन्स माइनस चार्ज जा रहा है, तो माइनस चार्ज जो है इस तरफ एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जब इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो यह एक्स जो है अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज को फील करेगा, जो हमें माइनस के रूप में दिखाई देगा। अब जितना यह एक्स्ट्रा फील करेगा उतना ही कार्बन यहाँ फील करेगा मेरे पास कम है। और जब ये कम फील करेगा तो इस पर जितना की कमी इसको महसूस होगी उतना इसके ऊपर प्लस के रूप में, चार्ज के रूप में दिखाई दे देगा। तो इस प्रकार हमने ये समझा कि जो सी एक्स बीच जो सी एक्स के बीच का बॉन्ड है वो हमारा पोलर है, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम। अब इस चीज के कारण जो होता है ना, जो हेलो अल्केन होते हैं, हेलो अल्केन बिकम्स रिएक्टिव, हेलो अल्केन बिकम्स रिएक्टिव। अब रिएक्टिव करने का मतलब है कि यह रिएक्शन में, मतलब यह ढेर सारा रिएक्शन कर सकता है। तो हमें अब बात करनी चाहिए कि कौन कौन सा रिएक्शन ये कर सकता है। तो सबसे पहला तो रिएक्शन इसमें है कि जब इस पर प्लस चार्ज है, यहाँ देखो मैं इसको अलग से बनाता हूँ कि ये मान लो कि हमारा C है, ये हमारा X है, यहाँ है बॉन्ड पहले से, और यहाँ है डेल्टा प्लस। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसे ग्रुप्स इस पर अटैक कर सकते हैं जिनके पास हो माइनस चार्ज। अब ऐसे ग्रुप्स को कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। और जब इनके पास डेंसिटी ज्यादा होगी तो दे टेंड्स टू, इनकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, ताकि यह डोनेट करके अपने ऊपर से माइनस चार्ज हटा ले। तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ऐसे एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो सिंस कार्बन हैज अ प्लस चार्ज, इसके इसके पास कमी है, तो कुछ ऐसे एटम जिनके पास डेंसिटी ज़्यादा होगी वो आराम से इसे इलेक्ट्रॉन दे देंगे
और ये हमारा X यहाँ से हालाइड के रूप में X माइनस मीन्स हालाइड आयन के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और इस प्रकार से हमें एक नए तरह का कंपाउंड जैसे कार्बन का न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन जाएगा और हमें एक नए कंपाउंड की प्राप्ति होगी। तो इसे कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मीन्स जब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा संपन्न हो तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे शॉर्ट में कहा जाएगा एसएन रिएक्शन। और ये दो तरह के होंगे, SN1 होते तो बहुत तरह का है, हमें पढ़ना है SN1 और SN2। फिर इसी में कार्बन के साथ क्या एक समस्या है कि मान लो कि 3-4 कार्बन इससे लगा हुआ X है, तो ये जब माइनस अपने ऊपर लाएगा तो ये प्लस यहाँ पर है, और ये प्लस जो है इस पर तो है ही, बगल वाले पर भी भेज देगा और ये अपने से दूर वाले पर भी भेज देगा। तो ये जो प्लस चार्ज है ना, ये इसके पास तो है ही, अगल बगल वाले के पास चल जाता है। तो यहाँ पर से जब एलिमिनेशन, यहाँ पर जो रिएक्शन होगा, मतलब एक कार्बन पे अटैक करने के बजाय दो के बीच में रिएक्शन हो, तो यहाँ से होता है एलिमिनेशन। तो इस यहाँ जो है एलिमिनेशन, ये रिएक्शन भी देखने को मिलेंगे। और जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो यहाँ से हमें एक नए कंपाउंड जिसको हम कहेंगे अल्कीन की प्राप्ति होगी। तो ये भी ड्यू टू जो ज़्यादा EN है हमारा CX के बीच में, उसके वजह से ऐसा होता है। तो उस समय क्या होता है ना, ये जो अटैक होता है, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ये बेस के माध्यम से होता है। तो बेस अटैक करता है इस वाले कारण पर, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। बीटा पे करता है अटैक है, अल्फा से हमारा X लेके निकल जाता है और हमें उस समय अल्कीन मिलता है। यहाँ पर जो रिएक्शन हो गया एलिमिनेशन, और फिर से दो तरह के होंगे, एक होगा E1, एक होगा E2। अब ये सारा कहानी जो है हमारा अल्काइल हैलाइड का है। अब सारा बात लगे हाथ अल्काइल हैलाइड का कर लेते हैं, या चलो पहले वही कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया अल्काइल हैलाइड कहानी के सर, ये हमारा बॉन्ड पोलर होगा। और ये अब इसकी तुलना यदि करें हम हेलोएरिन के साथ, तो मुझे ये हेलोएरिन से मैं बताने में कोई मतलब आपको आपको अच्छे समझ में तब आएगा जब आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, तो ये सभी जो है हमारे रेजोनेंस में कंजुगेट है। एक्स है, एक्स के पास रहता है लोन पेयर, पता है आपको, यहाँ पर 3-3 लोन पेयर है। देखो यहाँ पर भी लोन पेयर था, ऐसा नहीं कि लोन पेयर नहीं था, लेकिन यहाँ पर का जो लोन पेयर है ना, वो कंजुगेट नहीं है, दे आर नॉन कंजुगेट। अब ये क्या होता है, तो सबसे पहले समझना है कंजुगेशन। दो चीज जैसे मान लो पाई बॉन्ड है और उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारा हो गया कंजुगेशन, है ना। अब उनके बीच में जो गैप है वो 2 से ज़्यादा हो जाएगा 1 से, तो वो कंजुगेट नहीं रह पाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड है, कंजुगेट है। ये पाई सिंगल बीच में है, कंजुगेट है। ये पाई सिंगल बीच में कंजुगेट हो गया। ये लोन पेयर और यहाँ पर पाई बीच में सिग्मा बॉन्ड है, कंजुगेट है। लेकिन ये लोन पेयर और ये पाई कंजुगेट नहीं है, क्योंकि बीच में यहाँ पर एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, 2 सिग्मा हो गया। तो कंजुगेशन यहाँ है। और जब कंजुगेशन होता है तो यहाँ रेजोनेंस होता है, और जब रेजोनेंस होता है तो अब यहाँ कहानी हो गया पूरा का पूरा चेंज। रेजोनेंस होता है तो ड्यू टू P और D P पाई कंजुगेशन, ये P पाई एक तरह कंजुगेशन होता है। यहाँ पर हमारा आता है प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज आ गया, रिंग में आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई। अभी कहानी बढ़ेगा, ये खुलेगा, फिर ये देगा, खुलेगा, ये पूरा 5 को 6 को यहाँ पर बनेगा स्ट्रक्चर हमारा। और उन सभी कहानी के बीच में एक हमारा मेन चीज छुपा हुआ है, और वो कहानी ये है कि ऐसा करने से क्या हो गया कि जो हमारा एक्स एटम है उस पर आ गया प्लस चार्ज। जो हमारा एक्स है मीन्स जो हमारा हेलोजन है उस पर आ गया प्लस चार्ज। और ये जो हमारा कार्बन है और हमारा हेलोजन है,
यहाँ आ गया है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब किसी एटम के बीच में आप यहाँ देखो कि यहाँ पर CX के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ है डबल बॉन्ड। तो सिंगल और डबल बॉन्ड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होगा? तो ये बहुत आसान सवाल हो गया सर। सिंगल बॉन्ड वीक होगा, डबल बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। डबल बॉन्ड होने का वजह क्या हमारा है? तो ये जो डी लोकलाइजेशन हो रहा है हेलोजन और कार्बन के बीच में, इसके कारण यहाँ पर आ गया है पार्शियल बॉन्ड। और पार्शियल बॉन्ड आने के कारण अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो लोन पेयर था वो इसी के पास था, इसका अपना एटम इसी के पास था। जो भी इस पर चार्ज का था स्थानांतर, जैसे यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ पर जो है सीधी शेयरिंग हो गया है, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है इसको, यहाँ कोई दे नहीं रहा था। तो यहाँ पर जो है जो पोलरिटी है बॉन्ड की, जो बॉन्ड की पोलरिटी है वो घट जाती है। मीन्स आप ये कह सकते हो कि हेलो अल्केन आर मोर पोलर देन हेलो एडीन। तो हेलोडीन जो है वो ज़्यादा पोलर है, उसके माफ कीजिएगा, हेलो अल्केन ज़्यादा पोलर है हेलोडीन से, क्योंकि यहाँ पर कोई तरह का हमारा शेयरिंग वोडिंग इलेक्ट्रॉन का नहीं हो रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास है। जबकि यहाँ हेलोडीन में डी लोकलाइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन था हेलोजन का वो शेयर्ड हो गया, जिससे उसकी पोलरिटी हमारी घट गई। पोलरिटी घट गई, अब उसकी रिएक्टिविटी भी घट जाएगी। कैसे? तो अब देखो, अब तुमसे पूछेंगे कि कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान होगा? तो सर सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान होगा। तो सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान है तो अभी जो आपने एक टॉपिक देखा कि प्लस चार्ज आ रहा था यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा एक्स है, अभी CX में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर है ना प्लस चार्ज। तो जो प्लस चार्ज है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल आना चाहेगा, लेकिन वो आ नहीं पाएगा, आएगा ही नहीं। उसके पीछे का वजह है कि जो हमारा हेलोजन एटम है डबल बॉन्ड बना लेता है कार्बन के साथ। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना तो यहाँ आसान था, लेकिन डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। तो आप ये जानिए कि हेलोएरिन्स आर unreactive towards SN1 and SN2। जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो सिर्फ हेलो अल्केन के लिए होता है, ओनली फॉर, अब यहाँ लिख सकते हैं आराम से, ओनली फॉर हेलो अल्केन। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा आपको कि SN1 और SN2 कौन देता है? तो वो हेलो अल्केन देगा, अल्काइल हैलाइड देगा, रिंग नहीं देगा। रिंग वाला मीन्स हेलोडीन नहीं देगा। पीछे का वजह क्या है? इसका वजह तो बहुत सारा है, उसमें से मैंने एक बताया पहला आपको कि जो C और X के बीच का बॉन्ड है वो हेलोअल्केन में होता है सिंगल और इसमें होता है डबल। दूसरा बात, जो बॉन्ड की पोलरिटी है पहले वहाँ हेलोअल्केन में ज़्यादा होता है, इसमें कम रहता है। दूसरा इसमें क्या है कि जो बॉन्ड का लेंथ है ना वो छोटा हो गया। छोटा कैसे हो गया? तो अब देखो सिंगल बॉन्ड, आपको अब यहाँ से एक सवाल बनेगा कि दोनों मान लेते हैं हमारे पास अल्काइल हैलाइड है और हमारे पास अराइल हैलाइड है। पूछेगा दोनों सिंगल बॉन्ड है तो क्या दोनों का जो बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ क्या सेम होगा? तो आप जानिए कि अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड लेंथ अराइल हैलाइड से ज़्यादा होता है। इसका होता है 177 के आसपास और इसका होता है 168 के आसपास। अब ये भेदभाव क्यों? जब दोनों के बीच में सिंगल ही बॉन्ड है तो इसका ज़्यादा इसका कम कैसे हो गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो इसके पीछे का वजह है यहाँ पर का delocalization, since the lone pairs of aryl halide are delocalized with the ring, so they have a double bond character between the carbon and halogen atom, so
they decrease their bond length. Whereas when in alkyl halide there is no conjugation, no delocalization, so उनमें कोई तरह का बदलाव नहीं होता है बॉन्ड लेंथ में, जो एज इट इज जो पहले था उतना ही रहता है, जबकि अलाइल हलाइड में ऑटोमेटिक घट जाता है। तो ये बेचारा घट गया ना तो ऑटोमेटिक ही आगे चला आया, ऐसा नहीं था कि बढ़ा लिया ही घटा लिया है। ठीक है, ये सेल्फ जस्ट लाइक जो धमाल फिल्म है उसमें जो मानव वाला हाल है कि ये बेचारा चला गया पीछे तो ऑटोमेटिक आगे चला आया ही। ठीक है, ये हमारा बन गया मानव। अब इसके आगे देखो, तो कंजुगेशन हुआ हमारा, रिएक्टिविटी कम गई। तो हमको अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जानना है कि जब अराइल हलाइड आर अनरिएक्टिव टुवार्ड्स SN1 एंड SN2, ये हम बात किसकी कर रहे हैं, हेलोडीन जब कहें तो ध्यान रखिएगा रिंग वाला कंपाउंड है, वो भी कैसा रिंग, तो एरोमेटिक रिंग। तो ये हमारा रिंग वाला कंपाउंड और ये अनरिएक्टिव है, तो सर ये कैसा रिएक्शन करेगा, तो एक बात जानो, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो हमारा रिंग है इसमें जो हैलोजन एटम लगने के कारण क्या होता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। सो रिंग विल बिहेव एज इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल। चूंकि रिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो खुद बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल, इसलिए भी कह सकते हैं कि यह SN1 SN2 नहीं देता है। तो ये क्या करेगा, अब जानो, किसी भी रिएक्शन का बेसिक होता है न्यूक्लियोफाइल प्लस इलेक्ट्रोफाइल। परीक्षा में तुमसे पूछ लेगा कि क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, तो मैंने बता दिया। और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो ऐसे स्पीसीज हैं दे हैव डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमारा है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रोफाइल आएंगे और ये क्या करेगा, यदि इसको हम हटा दें, इसको हम हटा देते हैं यदि हम, तो हमारे पास रहेगा पाई बॉन्ड, यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ पाई। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रोफाइल को और एक कंपाउंड बनाएगा नया, जिसे हम इस ढंग से देखेंगे। यहाँ X तो X रहेगा ही रहेगा, कहीं कहीं X हटेगा भी, यहाँ जा करके या आपको यहाँ दिखाई देगा X, यहाँ पर मीन्स E फॉर व्हाट, E फॉर इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो रिएक्शन होता है ये भी वही चीज है, लेकिन ये है इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन ही होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रखिए, रिंग SN1 SN2 में रिएक्टिव नहीं होता है। तो तुम्हारे मन में सवाल होना चाहिए कि सर तक क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि एक न्यूक्लियोफाइल X को हटा दे, तो ऐसा होता है, बताएंगे आपको। उस रिएक्शन का नाम होता है SNAR रिएक्शन, जहां पर एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ से हटा देगा हैलोजन को। लेकिन अभी जो सामान्य केस है उसमें हमारा ये नहीं हटाएगा। तो अल्काइल अराइल हलाइड जब ये रिएक्शन नहीं दिया तो एक नए तरह का रिएक्शन, जिसको हमने कहा शॉर्ट में EAS रिएक्शन देगा। और EAS रिएक्शन जो होता है ना, कुल 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। और ये 5 प्रकार क्या क्या है तो देख लीजिए। पहला है हमारा हेलोजिनेशन, दूसरा है सल्फोनेशन, तीसरा है नाइट्रेशन, और चौथा है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, और पांचवा है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन।
तो ये पांचों रिएक्शन हमें देखने को मिलेंगे हर किसी भी अध्याय में। हर अध्याय में ये अध्याय रहेगा चेंज, बट ये रहेगा कॉमन। So friends, what we have learned so far, we have learned that the CX bond जो भी हेलोअल्केन में है, हेलोअरीन में है, वो हमारा होता है पोलर, और यही पोलर होने के कारण उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। और आपसे पूछेगा कि हेलोअल्केन और हेलोअरीन में SN1 SN2 के प्रति कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो आप जवाब दोगे हेलोअल्केन को, वो अभिक्रियाशील है। क्यों? तो वो ज़्यादा पोलर है। और तुमसे पूछ सकता है कि वो हेलोअरीन क्यों नहीं रिएक्टिव है SN1 SN2 के प्रति, तो आप उसको कहोगे दो तीन बात। एक बार मैं बता दूं फिर से उसको, क्या कहोगे? तो पहला तो कहोगे सर वहाँ जो CX बॉन्ड है उसमें आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। दूसरा कहोगे उसमें कि सर उसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया। तीसरा कहोगे उसमें कि सर वो जो है उसका एक वर्ड इसमें आता है हाइब्रिडाइजेशन का, वो भी होता है चेंज। तो उसको हम करेंगे, डिस्कस कर लेंगे आगे जब हम SN1 SN2 पढ़ लेंगे। तो वहाँ पर एक स्टेप होता है जहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है। तो यदि हम एराइल हैलाइड को हम करा देंगे रिएक्शन SN1 SN2 में, तो वहाँ से बनता है कार्बोकैटायन, और जो बेंजीन का बनने का कार्बोकैटायन वो बहुत अनस्टेबल होता है। तो इस कारण से भी वो हमारा रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, ठीक है। तो ये दो सवाल हो गए। तीसरा सवाल तुम्हारा इसमें आएगा डायपोल मोमेंट से जुड़ा हुआ, डायपोल मोमेंट। तो तुम सिर्फ इसे याद कर लो। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि डायपोल मोमेंट कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड हो पोलर। अब जरा सोचिए कि एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें बॉन्ड है पोलर, तो वो मॉलिक्यूल ओवरऑल भी पोलर होना चाहिए था, क्योंकि अंदर में पोलर बॉन्ड है, तो वो पूरा मॉलिक्यूल भी पोलर ही होना चाहिए था। अब कोई मॉलिक्यूल के अंदर में नॉन पोलर बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर है वो तो ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड मौजूद है, पोलर बॉन्ड मौजूद होने के बावजूद भी वो कंपाउंड हो जाता है नॉन पोलर। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारा CH4। अभी तो हमको कुछ और ही बताना है, लेकिन बताना पड़ रहा है CH4, तो ये हमारा काम की चीज है। क्या होता है ये हम बनाते हैं, लेकिन जो बच्चा हल्का सा ध्यान दिया होगा उसको पता होगा कि ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और इसमें जो प्रसंकरण है वो हमारा है sp3। तो इसमें होता क्या है ना, कि जब इसका आप डायग्राम बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों का डायपोल और इन दोनों का डायपोल ये आपस में हो जाता है कैंसल आउट। जब कैंसल आउट होता है तो नेट डायपोल हमारा हो जाता है 0, जबकि यहाँ पर का जो बॉन्ड है उसमें कुछ न कुछ डायपोल है। डायपोल इन द सेंस कि कार्बन और H के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है वो समान रूप से नहीं होगा, दोनों का अलग अलग En है, तो दोनों के बीच में शेयरिंग होगा, और यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस। तो बीच में तो बॉन्ड हो गया पोलर, लेकिन मॉलिक्यूल हमारा क्या है? नॉन पोलर। तो CH4, CCl4, C6H6, they all are the नॉन पोलर कंपाउंड। CH2 ये सभी नॉन पोलर है, लेकिन वही वाटर नहीं पोलर है, वाटर नहीं नॉन पोलर, ये तुम्हारा पोलर मॉलिक्यूल है। कैसे है? तो यहाँ देखो O है, H है, यहाँ पर ऐसे लोन पेयर, यहाँ पर ऐसे लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर है। तो क्या होता है यहाँ पर जो लोन पेयर, यहाँ पर जो है डायपोल जाता है ऊपर की तरफ, इसका भी डायपोल ऊपर की तरफ, लोन पेयर का डायपोल भी ऊपर की तरफ, तो नेट डायपोल जाता है ऊपर। तो यहाँ जो म्यू नेट है वो होता है नॉन जीरो। तो यहाँ तो सही है कि बॉन्ड था पोलर, तो मॉलिक्यूल भी क्या होगा? नॉन जीरो, मीन्स मॉलिक्यूल हो गया हमारा पोलर, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं डायपोल मोमेंट ऑफ
मोमेंट ऑफ हेलो अल्केन। ठीक है, क्या है सो देख लेते हैं एक बार। ये हमारे पास है RCl, हमारे पास है RF, हमारे पास है RI और हमारे पास है RBr। तो होता यूं है कि जो हमारा RF है, चूंकि ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है, ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है, सो डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा RF का, इसके बाद होगा RCl, उसके बाद होगा RBr, उसके बाद होगा RI। ये ऑर्डर होना चाहिए था, क्योंकि F का ये ज्यादा है, बट यहाँ होता नहीं है ये ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर होता है हमारा RCl, फिर हमारा होता है RF, फिर हमारा है RBr, फिर हमारा है RI। तो ये हमारा जो है, ये हमारा जो है क्या कहता है, ये हमारा ऑर्डर है डायपोल मोमेंट का, जिसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। अक्सर क्या है कि हम कोई चीज को अंग्रेजी में ही बोल दे रहे हैं। डायपोल मोमेंट का हिंदी होता है द्विध्रुव आघूर्ण। परीक्षा में सवाल पूछेगा कि इन चारों हलाइड में किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा हमारा हो जाएगा क्लोरो का, मतलब क्लोराइड का, फिर फ्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड और फिर आयोडाइड। ठीक है, फिर इसी में पूछेगा आपसे बंध की लंबाई, बंध की लंबाई मतलब इन चारों में किसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा। तो जो एटम सबसे बड़ा उसका लेंथ भी सबसे बड़ा। तो RI में आयोडीन सबसे बड़ा है, तो आयोडीन का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और फिर फ्लोरीन का। फिर इसके बाद पूछता तुमसे है बंध की ऊर्जा। बंध की ऊर्जा क्या होती है, तो बंध की ऊर्जा, अब देखो ऐसा है कि जो बॉन्ड ही छोटा है उसको तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी है ना वो देना पड़ेगा ज्यादा। अब जब ज्यादा देना पड़ेगा एनर्जी, तो यही है हमारा कि एनर्जी उसका ज्यादा होगा जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो हम तुमसे पूछे बॉन्ड ऊर्जा, तो चूंकि सबसे छोटा है बॉन्ड लेंथ RF का, तो सबसे ज्यादा हो गया बॉन्ड ऊर्जा RF का। बॉन्ड लेंथ छोटा, छोटा बॉन्ड को तोड़ना कठिन है, सिंस छोटा है, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और उसको तोड़ना भी क्या रहेगा, कठिन रहेगा। तो RF के बाद Cl, फिर हमारा हो जाएगा Br, फिर हमारा हो जाएगा RI। यहाँ हमसे इसी में एक नए वर्ड पूछ सकता है, बंध सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, तो बंध सामर्थ्य मतलब क्या हो गया कि कौन ज्यादा मजबूत है। तो जिसकी बॉन्ड ऊर्जा ज्यादा है वो ज्यादा मजबूत है, तो इसका ऑर्डर वही हो जाएगा जो बॉन्ड ऊर्जा का था। अब तुम्हारे सामने हम तो यहाँ RI लिख के बना दिए हैं, परीक्षा में सवाल आएगा CH3 करेंगे, CH3Cl, CH3Br, CH3I, CH3F। फिर वहां पूछेगा इन चारों में किसका ज्यादा डायपोल मोमेंट, एक स्वर में बोलना है क्लोराइड का। ठीक है, फिर पूछेंगे बॉन्ड लंबाई, तो आयोडाइड का, बॉन्ड ऊर्जा फ्लोराइड का। तो ये सभी चीजें तुमको जानकारी होनी चाहिए, तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, और बस यही सब चीज है। सो ये सभी चीजें जो है वो CX के बॉन्ड नेचर पे डिपेंड करती है। तो ये टॉपिक हमारा था CX का नेचर। अब जब हम CX का नेचर जान गए, व्हाट वी हैव लर्न सो फार, एक बार देख लेते हैं फिर से। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा इंट्रोडक्शन, फिर देखे इसका हम नोमेनक्लेचर, फिर देखे हम CX बॉन्ड का लंबाई। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा विरचन, मतलब निर्माण कैसे होता है अल्काइल हलाइड का।
ठीक है। सो यहाँ तक के लिए ये क्लास यहीं पर द एंड होता है। इन सभी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। थैंक यू। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।